नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेएलएन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पेपर से रिलेटेड है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आयात कोटा क्या होता है, आयात कोटा के प्रकार कौन कौन से हैं और आयात कोटा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में आयात कोटा के बारे में जानते हैं। आयात कोटा जो होता है वो प्रशुल्क यानी कि संरक्षण प्रशुल्क का ही एक तरीका होता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि संरक्षण देने के लिए भी सरकार प्रशुल्क लगाती है। जैसे अपने घरेलू उद्योगों को अगर उसे प्रतियोगिता से बचाना है तो इसके लिए भी सरकार जो है संरक्षण प्रशुल्क लगाती है। तो आयात कोटा क्या है? आयात कोटा एक प्रकार का संरक्षण प्रशुल्क ही है जो सरकार अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए लगाती है। तो आयात कोटा होता क्या है? जब सरकार किसी निश्चित अवधि के लिए, मान लेते हैं कि 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए सरकार जो है किसी वस्तु को आयात करने की कीमत या उसकी मात्रा को निर्धारित कर देती है, फिक्स कर देती है, तो हम लोग उसे आयात कोटा कहते हैं। आयात कोटा करने का अलग अलग तरीका है। सरकार अलग अलग ढंग से आयात कोटा को तय कर सकती है। जैसे किसी भी वस्तु का आयात करने के लिए सरकार लाइसेंस दे सकती है। जिन लोगों के पास में लाइसेंस है वही लोग ही इन वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। अब लाइसेंस सरकार कैसे बांटेगी ये निर्भर करता है कि सरकार कौन सा आधार इसके लिए पसंद करती है। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि सरकार जो है वो प्रतियोगिता कराए लाइसेंस बांटने से पहले कि इस वस्तु का लाइसेंस दिया जा रहा है। अब उस प्रतियोगिता के आधार पर सरकार जिसको चुनना चाहेगी उसको चुन के वो लाइसेंस दे सकती है। दूसरा तरीका ये भी सरकार अपना सकती है कि जो व्यक्ति अप्लाई करेंगे लाइसेंस के लिए, जो पहले अप्लाई करेंगे उसको पहले दिया जाएगा। अब ये सरकार को तय करना है कि वो किस आधार से सरकार जो है वो कोटा तय करने के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराएगी, लाइसेंस देगी। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि आयात कर जितने भी वस्तुओं का आयात किया जाता है सरकार जो है उस पर कोटा तय कर सकती है। कोटा तय करने के लिए सरकार एक दूसरा तरीका भी अपना सकती है। जैसे कि जो भी आयातकर्ता जो होते हैं वो सरकार से विदेशी विनिमय की मांग करते हैं कि मुझे इतना आयात करना है, इस वस्तु का आयात करना है और उसके लिए मुझे इतने विदेशी विनिमय की ज़रूरत है। तो सरकार क्या कर सकती है, वो विदेशी विनिमय को भी फिक्स कर सकती है कि इतना ही आपको मिलेगा, इतना में आप जितना आयात कर सकोगे उतना आप आयात कर सकते हो। तो इस तरह से सरकार जो है वो आयात कोटा डिसाइड करती है कि आयातकर्ता लोग जो भी होते हैं वो उतना ही कोटा के अंतर्गत वस्तुओं का आयात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब आयात कोटा जो लगाया जाता है इसके पीछे भी बहुत कारण है। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि सरकार, जैसा मैंने पहले कहा कि संरक्षण देने के उद्देश्य से भी, अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भी सरकार आयात कोटा लगाती है। और इसके बाद जैसे भुगतान संतुलन के असंतुलन को ठीक करने के लिए भी सरकार आयात कोटा लगाती है। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जब आयात कम हो जाएगा तो भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता भी कम हो जाएगी, तो इसके लिए भी आयात लगा सकती है। फिर जो विदेशी विनिमय है, तो विदेशी विनिमय से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए भी सरकार जो है वो आयात कोटा तय कर सकती है। तो इस तरह से सरकार विभिन्न माध्यमों से आयात कोटा को तय करने का, निर्धारित करने का प्रयास करती है ताकि आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा पर नियंत्रण रखा जा सके, उनका नियमन किया जा सके। अब हम लोग बात करेंगे कि आयात कोटा के अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं। तो आयात कोटा के अलग अलग प्रकार के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला देखेंगे वो है टेरिफ कोटा। टेरिफ कोटा के अंतर्गत क्या किया जाता है, सरकार जो है वो एक दर नहीं, एक लेवल तय कर देती है कि इतना ही क्वांटिटी का या इतना ही मूल्य का वस्तुओं का आयात करना है तो आपको टेरिफ नहीं देना पड़ेगा या कम दर से टेरिफ देना पड़ेगा। इस तरह से सरकार निश्चित कर सकती है।
अगर इस लेवल से या इस क्वांटिटी से या इस मूल्य से अधिक का आयात किया जाता है तो आपको टैरिफ जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरह से सरकार जो है वो क्या करती है कि एक टैरिफ कोटा तय कर देती है, टैरिफ के आधार पर यहाँ पर वो कोटा फिक्स कर देती है। तो इस प्रकार ये एक पहला प्रकार हुआ टैरिफ कोटा का। दूसरा हम लोग देखेंगे एक पक्षीय कोटा होता है। एक पक्षीय कोटा के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार स्वयं ही अपने आप ही कानूनी आधार पर कोटा फिक्स कर देती है, एक क्वांटिटी या कीमत को तय कर देती है कि इतना ही वस्तु का आयात किया जाना है। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि जितना क्वांटिटी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रही हूँ, जितना क्वांटिटी सरकार ने तय किया है, एक ही देश से उन सारी क्वांटिटीज का आयात किया जाएगा या फिर ग्रुपिंग करके या दूसरे दूसरे देशों के साथ में मिला के संयुक्त रूप से उतना क्वांटिटी का आयात किया जाएगा। जैसे हम यहाँ उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि सपोज दैट एक प्रोडक्ट का आयात करने के लिए सरकार डिसाइड करती है कि नहीं, इसका 100 पीस ही मंगाना है। तो अब ये सरकार को तय करना है कि वो 100 पीस किसी खास देश से ही वो मंगाएगी और या फिर 25-25 का मात्रा में वो 4 देशों से इसको मंगाएगी। तो ये सरकार को डिसाइड करना है। तो इस तरह से एक पक्षीय कोटा के अंतर्गत पहले ही कानूनी द्वारा या कोई डिग्री द्वारा वो तय कर देता है कोटा का फिक्स को। दूसरा हम लोग देखेंगे बहुपक्षीय कोटा होता है। बहुपक्षीय कोटा के अंतर्गत क्या होता है कि एक देश जो है 2 या 2 से अधिक देशों के साथ में समझौते के आधार पर कोटा तय कर लेती है और फिर उस कोटा के आधार पर वस्तुओं का जो है वो आयात किया जाता है। तो उसमें आपसी सहमति होती है, उस कोटे का जो क्वांटिटी अमाउंट होता है उसमें आपसी सहमति तय रहती है। इसीलिए ये जो आपका बहुपक्षीय कोटा है इसको हेबरलर ने एग्रीड कोटा के नाम से भी बुलाया है। एग्री कोटा इसलिए कहा है क्योंकि अलग अलग देश इसमें सहमत होते हैं, इसलिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोटा का जो तीसरा प्रकार है वो है मिश्रण कोटा। मिश्रण कोटा के अंतर्गत क्या किया जाता है, जब घर में किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उसके लिए अगर कच्चे माल की जरूरत होती है तो कच्चे माल का कितना आयात करना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार क्या करती है, घरेलू उत्पादन के लिए जितना कच्चे माल की जरूरत है उतना पूरा का पूरा वो विदेश से आयात नहीं करेगी, बल्कि उसका कुछ हिस्सा वो विदेश से आयात करेगी और बाकी हिस्सा जो है अपने घरेलू कच्चा माल का ही प्रयोग करेगी। तो इस तरह से उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए वो विदेश से आयातित कच्चा माल का भी प्रयोग करेगी और अपने घरेलू जो कच्चा माल है उसका भी प्रयोग करेगी। दोनों को मिला के वो वहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन करेगी, घरेलू उत्पादन में इनका प्रयोग करेगी। जब इस प्रकार सरकार मिश्रण कोटा लगाती है तो मिश्रण कोटा का डबल बेनिफिट हो जाता है। पहला बेनिफिट क्या होता है कि हमारे घरेलू जो भी कच्चे माल होते हैं, इन घरेलू कच्चे माल को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना नहीं पड़ता है, ये एक बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि जब हम लोग कम मात्रा में विदेशी विनिमय वस्तुओं को लेते हैं, मतलब कम मात्रा में हम लोग आयात करते हैं, तो उसके लिए कम विदेशी विनिमय की ज़रूरत पड़ती है, कम विदेशी मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मिश्रण कोटा का जब यूज़ किया जाता है तो हमें डबल बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट हम लोग कोटा के प्रकार में देखेंगे और वो है आयात लाइसेंसिंग। आयात लाइसेंसिंग के अंतर्गत जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि सरकार जो है वो लाइसेंस देती है कि इस लाइसेंस के आधार पर ही इतना इतना मात्रा में या इतने इतने लोग वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि आयात कोटा क्या होता है और आयात कोटा के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि सरकार जो है वो किस उद्देश्य से आयात कोटा को लगाती है। तो सबसे पहला उद्देश्य हम लोग यहाँ जानेंगे कि भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक करने के लिए। जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर अधिक मात्रा में आयात होता है तो फिर हमें अधिक विदेशी विनिमय की जरूरत पड़ती है और ज़्यादा विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। तो अगर आयात कोटा फिक्स कर दिया जाता है सरकार के द्वारा तो इससे एक लिमिटेड वस्तुओं का ही आयात होता है और जितना लिमिटेड वस्तुओं का आयात होगा उतना ही हमें विदेशी विनिमय की जरूरत पड़ती है, विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार पहला उद्देश्य जो होता है आयात कोटा को लगाने का वो होता है कि भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक करना।
तो ये हो गया हमारा आयात कोटा का पहला उद्देश्य। दूसरा हम लोग देखेंगे कि शिशु उद्योगों को संरक्षण देना। आयात कोटा का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम लोग शिशु उद्योगों को किस तरह से संरक्षण देंगे। शिशु उद्योग के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि जब घरेलू उद्योग में कोई नया उद्योग पनप रहा हो और वो विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने में सक्षम ना हो, तो इस समय उनको संरक्षण दिया जाता है। तो उस प्रकार या उसकी स्थानापन्न वस्तुओं का आयात नहीं किया जाता है, या आयात किया भी जाता है तो उनसे बहुत अधिक प्रशुल्क वसूला जाता है ताकि उसका कम क्वांटिटी का आयात हो। तो इस तरह से क्या होता है कि घर में जो उद्योग बन रहे हैं, जो वस्तु बन रहे हैं घरेलू उद्योग से, उन्हीं की ही पूर्ति होती है, उन्हीं का ही डिमांड बनता है और उसके प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार एक देश में जब कुछ उद्योग छोटे होते हैं, शिशु होते हैं, तो बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता करने लायक नहीं रहते हैं, सक्षम नहीं होते, तो उस स्थिति में उनको जो है संरक्षण दिया जाता है ताकि वो फल फूल सके, बढ़ सके। तो आयात कोटा लगाने का दूसरा उद्देश्य ये भी है कि हमारे देश में जो भी शिशु उद्योग है उनको संरक्षण दिया जाए, विदेशी प्रतियोगिता से उनको बचाने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट हम लोग उसका उद्देश्य में देखते हैं कि अनावश्यक वस्तुओं पर रोक। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती है जिनको आयात करना जरूरी नहीं रहता है, खासकर हम लोग देखेंगे जैसा विलासिता से संबंधित वस्तुएं रहती है जिनका आयात करना उतना जरूरी नहीं रहता, लेकिन तभी भी उन वस्तुओं का बहुत मात्रा में आयात किया जाता है और जिसके चलते भुगतान संतुलन जो है वो प्रतिकूल हो जाता है। तो इस तरह से सरकार कोटा फिक्स करके ये तय करती है कि बहुत ही अननेसेसरी या बहुत ही अनावश्यक वस्तुओं का आयात न किया जाए। बहुत ज़रूरी है या विलासिता की भी वस्तुओं को मंगाना है तो उसका कोटा फिक्स कर देती है कि इतना ही आप ला सकते हो, आयात कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार कोटा का एक उद्देश्य यह भी है कि अनावश्यक वस्तुओं पर रोक लगाया जाए। नेक्स्ट है कि प्रतिकार करने के लिए भी आयात कोटा लगाया जाता है। प्रतिकार करने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारा देश कोई दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहा है और हमारे देश से जो वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है, दैट मीन्स उस देश में हमारी वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, तो उन वस्तुओं पर उस देश ने आयात कोटा तय कर दिया है। तो इस प्रकार बदले के रूप में हम लोग भी क्या कर सकते हैं, हमारा देश भी क्या कर सकता है, उस देश से जो वस्तुएं आ रही है उस पर कोटा तय कर सकती है कि अगर हमारा इतना ही कोटा के रूप में तुम्हारे पास में वस्तु बिकेगा तो आपके द्वारा भी आया हुआ इतना ही कोटा के रूप में हमारे पास में बिकेगा। तो इस तरह प्रतिकार के रूप में या रिजर्व के रूप में, बदले के रूप में भी सरकार जो है वो प्रतिकार कोटा लगा सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोटा लगाने का कोटा फिक्स करने का एक उद्देश्य जो है वो राशि पतन को रोकना है। राशि पतन का मतलब क्या होता है? डंपिंग, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। राशि पतन का मतलब होता है कि एक घरेलू मार्केट में जो वस्तुओं की जो कीमत होती है उससे भी कम दर पर दूसरे देश में उन वस्तुओं को बेचा जाता है। दैट मीन्स डंप किया जाता है, कम दाम में वहाँ पर बेचने के लिए भेज दिया जाता है ताकि दूसरे देश का जो बाजार है उस पर काबू पाया जा सके और अपना बाजार का दायरा बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से अगर आयात कोटा तय कर दिया जाएगा तो दूसरा देश जो है वो चाहते हुए भी यहाँ अपने देश पर वो राशि पतन यानी कि डंपिंग नहीं कर पाएगा और बहुत ज़्यादा वस्तुओं को यहाँ नहीं भेज पाएगा, यहाँ नहीं छोड़ पाएगा। तो इस प्रकार राशि पतन से भी बचाने के लिए अपने देश को कि यहाँ पर अननेसेसरी राशि पतन ना हो, तो राशि पतन के विरुद्ध भी सरकार जो है वो आयात कोटा प्रणाली को तय कर सकती है, उसको निर्धारित कर सकती है। तो इस प्रकार सरकार जो है वो राशि पतन को भी नियंत्रित कर सकती है आयात कोटा के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग आयात कोटा का उद्देश्य देखेंगे और वो है तुम्हारा सट्टात्मक आयातों को रोकना। जब अगर सरकार आयात कोटा तय नहीं करती है तो जो आयातकर्ता लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वस्तुओं का आयात कर लेते हैं और उनको कहीं छिपा देते हैं और उसका सट्टा करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार अगर इस सट्टा प्रवृत्ति को सरकार रोकना चाहती है तो सरकार को आयात कोटा फिक्स करना पड़ेगा ताकि यहाँ जितना उसका डिमांड हो उसी के हिसाब से ही वस्तुओं का आयात किया जा सके, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आयात नहीं किया जा सके। जब एक्स्ट्रा आयात होगा ही नहीं तो उसके सट्टा करने की कोई चांस ही नहीं रहेगी।
कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी। तो इस तरह सरकार जो है वो सट्टा को रोकने के लिए भी या सट्टात्मक आयातों को रोकने के लिए भी कोटा फिक्स कर देती है, आयात कोटा फिक्स कर देती है। नेक्स्ट उद्देश्य जो है आयात कोटा का वो है आयातों और कीमतों के उतार चढ़ाव को रोकना। अगर सरकार आयात कोटा फिक्स कर देती है तो सरकार को ये दिमाग में रहता है कि फलना वस्तु का इतना ही क्वांटिटी हमारे देश में आएगा और उसकी कीमत इतनी करके होगी, तो अनसर्टनिटी नहीं रहती है। तो इस तरह से जो वहाँ से वस्तुएं आ रही है उसका एक अमाउंट या उसका क्वांटिटी एक फिक्स हो जाता है। तो उस वस्तु की कितनी पूर्ति घरेलू बाजार में हो रही है ये सरकार को पता रहता है और उसकी कीमत भी सरकार स्थिर रख सकती है। अगर आयात कोटा सरकार डिसाइड नहीं करती है तो पता ही नहीं चलेगा कि कम वस्तु का आयात किया जा रहा है या ज़्यादा आयात किया जा रहा है। तो इस तरह से कीमत में उतार चढ़ाव होने के चांसेस हो जाते हैं कि मांग का अनुरूप जो है कितना आयात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आयात कोटा निर्धारित करने के पीछे सरकार का भी ये उद्देश्य रहता है कि आयातों की कीमत को किस तरह से नियंत्रित किया जा सके और इन आयातित वस्तुओं से संबंधित जो भी कीमत है इनके उतार चढ़ाव को किस तरह से नियंत्रण में रखा जा सके। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि आयात कोटा लगाने के पीछे सरकार के अलग अलग उद्देश्य हैं। तो इन अलग अलग उद्देश्यों के कारण सरकार जो है वो आयात कोटा लगाती है। ऐसा भी हो सकता है कि आयात कोटा लगाने के पीछे और भी उद्देश्य हैं और हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोग स्टडी करिए, पढ़िए, आप लोगों को और अधिक जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि आयात कोटा क्या है, इसके प्रकार क्या है और आयात कोटा किस उद्देश्य से लगाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।